नमस्कार बच्चों, अरिहंत एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमने सीख लिया था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलो एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं कि आपको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, एक ऑप्शन लिखा मैंने A, B, C, √2, √-7, 0 और 5। और मैंने आपसे पूछा कि बताइए में काल्पनिक संख्या कौन सी, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए √-7। कल बताया था मैंने कि रूट के अंदर अगर माइनस का कोई नंबर आता है तो कैसा हो जाता है, वो काल्पनिक हो जाता है। इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हमें आज स्टार्ट करना है। कल मैंने बताया था रेशनल नंबर, रेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं सब रेशनल होता है, परिमेय होता है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण। सबसे जो पहले प्रकार का संख्या होता है, फर्स्ट टाइप का जो नंबर होता है, उसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और ये अनंत तक चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इनका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों बोला गया, नेचुरल नंबर क्यों बोला गया, उसके पीछे पूरी कहानी है। और कहानी ये है कि जब आप किसी छोटे बच्चे को गिनती सिखाते हो, काउंटिंग सिखाते हो, तो आप स्टार्ट करते हो 1 से। आप बोलते हो कि बेटा बोलो 1, 2, 3, 4। आप कभी ये नहीं बोलते कि बेटा बोलो 0, बेटा बोलो -1। इस तरीके से कोई नहीं सिखाता कि अपने बच्चे को ज़्यादा होशियार बनाने के लिए आप सिखाने लग गए कि चलो मैं माइनस से सिखाऊंगा, तब 0 फिर 1। ऐसा नहीं होता है। कोई कितना भी होशियार हो, अपने बच्चे को 1 से ही काउंटिंग सिखाता है, गिनती सिखाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल रूप से होता है कि हम लोग ऐसे ही बच्चे को सिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो चलो अगला सवाल मैं पूछ लेता हूं कि 1 से स्टार्ट करने के बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। तो 1 से स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो एक नंबर आया, मान लो 8.5। 8.5। अब बताओ ये 8.5 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे है। तो अगर जो है बोलेंगे उनके पीछे क्या लॉजिक है कि मैंने बताया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 के बाद आप आगे बढ़ते जाओ और जो भी नंबर मिलेगा सब नेचुरल नंबर होगा। तो 1 के आगे ही है 8.5, तो ये नेचुरल होना चाहिए। यही जवाब होना चाहिए कि हाँ हाँ नेचुरल है, 1 के बाद आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो याद रखना ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर क्यों नहीं है कि अभी अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, ये गिनती में आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद हम लोग सीधा 9 बोलते हैं, 8 के बाद 8.5 नहीं बोलते। तो इसलिए ये नेचुरल नहीं है। 8 के बाद 8.25 नहीं बोलते हम लोग, नेचुरल नहीं है। तो ध्यान रखना, नंबर नेचुरल नंबर वही होगा जो काउंटिंग में आएगा। ये तो पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में अगर है, दशमलव में अगर है तो नेचुरल नहीं होगा। फ्रैक्शन में है,
अगर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन, तो भी नेचुरल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं 7.5, 7.5, 7 से 1/2, ये नेचुरल नहीं है। 7 नेचुरल है पर 7.5 नेचुरल नहीं है। 7.2 नेचुरल नहीं है। पॉइंट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में एक छोटा सा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण यानी पूरा। पूर्ण संख्याओं में आपको स्टार्ट करना है 0 से। 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक चलेगा। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, होल नंबर कहां से शुरू होता है, ये 0 से स्टार्ट किया जाता है और पूरा इनफाइनाइट तक चलता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसमें भी कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा पूर्णांक। इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या, अगर इसका हिंदी संधि विच्छेद करोगे तो पूर्णांक, ये भी पूरे पूरे होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, प्लस वाले भी सारे रहते हैं, 0 भी रहता है और माइनस वाले भी सारे रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इधर मैं -1 लिख लूं, -2, -3, ये भी पूरा अनंत तक चलते जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। चौथा क्या आ जाएगा इसी में, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, धनात्मक, सिर्फ प्लस वाले नंबर आएंगे इसमें। ये स्टार्ट होता है आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, ये अनंत तक। अगला आएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आता है, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, -2, -3, -4, माइनस इन्फिनाइट। अगला इसी में क्या आएगा, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक, अ लग गया नहीं, नेगेटिव हो गया, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव नहीं लेना है, नॉन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चलेगा और साथ साथ क्या चलेगा आपका, 0 भी रहेगा, 0 चलेगा और इसके साथ सारे नेगेटिव नंबर्स चलेंगे, पूरे पूरे होने चाहिए, पूर्णांक है ये।
ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, सारे पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इसमें जीरो भी रहेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो इसमें डिफरेंस देखिए, धनात्मक पूर्णांक सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, जीरो नहीं है, और अऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें जीरो भी है। उसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स में देखिए सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो नहीं है, लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर जब देखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो को क्या बोला जाता है, ये अधनात्मक है ये, ठीक है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं है। नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, इन सब में जीरो आता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो आपका जवाब होगा जीरो। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो अब भी आपका जवाब होगा जीरो। सबसे छोटा होल नंबर बताओ, तब भी आपका जवाब होगा जीरो। तो इन सिचुएशन में ध्यान रखना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आंसर होगा एक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तब भी होगा आंसर एक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो बनाई गई है यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इवन नंबर। वो संख्याएं जो दो से भाग हो जाती हैं इवन नंबर होती हैं। तो 0 2 4 6 8 ये अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। काफी लंबे समय से इस पर डिस्कशन चल रहा था कि जीरो सम संख्या है नहीं है, लेकिन अभी है, इस पर लंबा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना जीरो सम संख्या है। इसमें दूसरा क्या आ जाएगा आपका, विषम संख्या। विषम संख्या जो कनाडा से पढ़ के आए हैं वो बोलेंगे सर विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन लोग कनाडा से सीधे भारत में रोज क्लास लेने आते हैं। ऑड नंबर, तो कनाडा वालों जान लो कि विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो संख्याएं दो से भाग नहीं होती, वो ऑड नंबर होती हैं, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, याद रखना। जीरो को सम संख्या माना गया है, लेकिन गूगल पे सर्च करोगे सबसे छोटी सम संख्या आपको 2 ही दिखाएगा। अगला जो संख्या लेने वाले हैं हम लोग, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अगला जो लेंगे हम लोग भाज्य संख्या। उससे अगला जो लेंगे हम लोग तीसरा सह अभाज्य संख्या। तो ये कनाडा वाले जान लो कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। कनाडा वाले भी तो पढ़ने आते हैं प्राइम नंबर।
भाज्य को बोला जाता है कंपोजिट। ठीक है, कनाडा वालों देखते रहो, कंपोजिट नंबर। अब इसको बोला जाता है को प्राइम, को प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या? आपने बचपन में पढ़ा, वो संख्या जो किसी से नहीं कटती अभाज्य संख्या होती है। जो एक से या खुद के अलावा किसी से नहीं कटती वह अभाज्य संख्या है। तो बचपन का डेफिनेशन था, उसको अब भूल जाओ। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ दो भाजक होते हैं, न दो से ज्यादा न दो से कम, जिसके सिर्फ दो भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, भाजक यानी फैक्टर होता है। ठीक है, जिसके सिर्फ दो भाजक होते हैं, ओनली टू फैक्टर। तो सबसे पहले देखो साइड में थोड़ा सा सीख लेते हैं भाजक क्या होता है। भाजक, भाजक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। भाजक होता क्या है? चलो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4 है। 4 एक से भी भाग हो जाता है, 2 से भी भाग हो जाता है और 4 से भी भाग हो जाता है। तो यही इसके भाजक हैं, 1, 2 और 4। 4 के 3 भाजक हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4। 4 के 3 भाजक हैं, 1, 2 और 4। 6 देख लो, 6 में 1 हो जाएगा, 1 से 6 भाग हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है। तो 6 के 4 भाजक हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो ये होते हैं भाजक, जो भाग कर दें वो होते हैं भाजक। तो अभाज्य संख्याओं में सिर्फ दो भाजक मिलेंगे आपको। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में सिर्फ दो भाजक मिलेंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं लेंगे, 11, 11 के बाद 13। इस तरीके से चलता रहे। देखो इसके सिर्फ दो भाजक हैं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ दो भाजक मिलेंगे आपको। तो 13 के बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 17, 17 के बाद क्या लिखोगे? 19, 19 के बाद क्या लिखोगे? 23, 23 के बाद क्या लिखोगे? 24, 25, 26, 27, 28 छोड़ के 29, 29 के बाद क्या लिखोगे? 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 39 मत लिखना, 41, 41 के बाद क्या लिखोगे? 47। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग गिन सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग उसके बाद सेकंड, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या अभी बताया मैंने, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा भाजक होते हैं, दो से ज्यादा भाजक, दो से ज्यादा भाजक, दो से ज्यादा भाजक में कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। तो सबसे पहले देखो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 हो गया, 2 हो गया और 4। 4 के बाद आएगा 6, 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6। ठीक है, 6 के बाद 7 को छोड़कर 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो 4, 6, फिर 8, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। इस तरीके से ये अनंत तक चलता रहेगा। ये है भाज्य संख्या। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था? को प्राइम, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये को प्राइम क्या होती है? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। कैसे हो गए? 2, 2 और 3, इनका HCF 1 है, ये को प्राइम हो जाए। ये 7 और 13, इनका भी HCF 1 है। ठीक है, मौसा निकालोगे तो 1 आएगा इनका। तो बस इसको इतना याद रखना कि सहभाज्य संख्याएं जिनका HCF, जिनका मौसा 1 होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो आप बता देना, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, वो होती हैं को प्राइम नंबर। तो ये नंबर सिस्टम में इतने जो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया, इतना अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप निश्चित रूप से कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो अभाज्य संख्याओं वाला था, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने लिखा था प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा था मैंने? 2 लिखा था, फिर 3 लिखा था, 5 लिखा था, 7 लिखा था, 11, 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, ये 50 तक के अंदर जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं मैंने लिख दी। एक बात याद रखना नोट करके, एक न तो भाज्य है, एक भाज्य भी नहीं है, और एक अभाज्य भी नहीं है। मैंने बहुत बारी एग्जाम में देखा है, सवाल आता है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 1, 3, 5, 7 और बोल देगा नन ऑफ द अबव, नोटा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं नोटा, ठीक है, जबकि सही जवाब क्या होगा? 1। कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? तब भी ऐसा सवाल दिया जा सकता है, 1, 2, 4, 6, कौन सी संख्या भाज्य नहीं? ठीक है ना, तब भी आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1। तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट कि 1 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, भाज्य भाज्य वाली कैटेगरी में एटलीस्ट नहीं रखा गया है, क्योंकि भाज्य अभाज्य का जो कैटेगरी बनाया गया है कि भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 भाजक होने चाहिए, और अभाज्य होने के लिए सिर्फ 2। तो एक का सिर्फ एक ही भाजक होता है, एक का सिर्फ एक ही भाजक होता है, वो है खुद 1। तो इसके ना 3 भाजक होते हैं, ना 2 भाजक होते हैं, ना 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो ये बात आप याद रखोगे कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। तो आपसे अगर मान लो एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक कुल कितनी प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए 15। ठीक है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 25। ठीक है, गिन लेना 25 ही आएगा। तो कॉमन सेंस लगा के बता दो आप लोग कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो 10 होनी चाहिए। 25 में से 15 घटा दोगे तो ये सवाल पूछा जा चुका है CGPSC एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, एप्टीट्यूड है ये। बहुत सारे लोग 1 से 50 तक में गिनेंगे तो किसी का 13 आएगा, किसी का 14 आएगा, किसी का 17, 18 तक आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजों में गलती होती है बच्चों से, बाद में रोते फिरते हैं कि मेरा C सेट क्लियर नहीं हुआ।
कैसे क्लियर होगा सी सेट? हाँ, बेहोशी में जाते हैं पेपर देने, कहाँ से क्लियर होगा? तो इतने छोटे छोटे सवाल जब गलत करके आओगे तो क्या होगा? तो थोड़ा सा बुद्धि खुला रखा करो, ठीक है। अब कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है कैसे पहचानते हैं? ठीक है, पहचान क्या है अभाज्य की? पहचान, ठीक है। जैसे में एक नंबर है 43, चलो ये तो पता है कि अभाज्य है, लेकिन आप जानते रहो इसको पहचानने का क्या तरीका है। तो इससे 43 से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर बताओ। 43 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है जो पूर्ण वर्ग हो? 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो 7 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 7 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 है, फिर 5 है। 2, 3, 5 से इसको भाग करके देखो। 2 से तो ये भाग होने से रहा, 3 से भी ये भाग होगा नहीं, और 5 से भी ये भाग होगा नहीं। तो इससे छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं थी उन सबसे भाग करके देखा, भाग हुआ नहीं, इसलिए 43 अभाज्य है, ठीक है। 43 अभाज्य है लेकिन 44 नहीं है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 44 को 2 से भाग करोगे हो जाएगा, तो इसलिए 44 अभाज्य संख्या नहीं है। 45 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, इसलिए नहीं है। 46 2 से हो जाएगा। 47 करोगे तो ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, इसलिए 47 भी। तो आपको क्या करना है, जिस भी नंबर को चेक करना होता है सबसे पहले उससे बड़ा कोई स्क्वायर नंबर देख लेते हैं, किसी का स्क्वायर, और उतने तक की अभाज्य संख्याओं से भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो 113, 113 ये कैसी संख्या है? भाज्य है, अभाज्य है, चेक करना है। तो इससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। 113 से बड़ा 121 होता है, तो 113 ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। अब 113 को 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग करो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या 11 ही आता है, तो 11 को छोड़ दो। 2 से भाग करोगे तो भाग होगा क्या? नहीं होगा। 3 से करोगे तो होगा क्या? नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, और 7 से भी नहीं होगा। 7 1 7, 4 7 6 42 नहीं हो रहा है, किसी से भी भाग नहीं हो रहा है, मतलब 113 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे चेक किया जाता है। एग्जाम में कई बार ऐसे आ जाता है कि 3-4 ऑप्शन लिख देगा, आपको बताना होगा कि अभाज्य संख्या बताओ, तो उस टाइम पे आप यही तरीका लगाना। और क्या एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है? इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या है। एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो कि इवन नंबर है। एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या है। सम संख्या है, जो सम संख्या है। उत्तर हो जाएगा 2। दुनिया में एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, प्राइम है, वो है 2, ठीक है। इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछा गया है कई बार, एक ऐसी सम संख्या बताइए जिसके सिर्फ 2 भाजक हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक ऐसी सम संख्या बताइए जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तब भी उसका जवाब क्या हो जाएगा? 2। 2 एक ऐसी सम संख्या है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं दुनिया में सबके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर सिस्टम पे तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अब ऑप्शन में आपको दिया जाएगा -1, 0, 1, 2।
तो यहाँ बच्चा एकदम होशियार होता है, वो जानता है कि 2 तो नहीं होगा, हाँ 2 नहीं होगा। इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो क्या करेगा, कुछ लोग करेंगे -1, कुछ लोग करेंगे 0, और जो होशियार बच्चा रहेगा वो करेगा 1। अभी मैंने बताया ना काउंटिंग नंबर, बच्चे को आप गिनती कैसे सिखाते हो, बेटा बोलो 1। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, होल नंबर। फिर से यही ऑप्शन दिया जाएगा आपको, सेम ऑप्शन -1, 0, 1, 2। फिर से कुछ लोग सोचेंगे 2 तो हो ही नहीं सकता, -1 कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग 0 बताएंगे, कुछ 1 बताएंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या है, 0। ठीक है। तीसरा मैंने पूछ दिया, सबसे 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 छोटा सबसे छोटा विषम सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बताओ। ऑड प्राइम, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन में आपको 2, 3, 0, 5 ये दे देगा। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, यहाँ बस एकदम सबसे छोटा अभाज्य, एकदम बिना सोचे आंख मूंद के अंधा टाइप मारते हैं 2, जो कि गलत है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सही जवाब क्या होगा, 3 होगा। आंख खुली रखोगे तो कंपटीशन एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अंधे टाइप जाओगे तो फेल होकर आओगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तब उत्तर 2 ठीक है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3 ही हो जाएगा। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कभी सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ऐसा एग्जामिनर आज तक पूछा नहीं और ना ही कभी पूछेगा जीवन में, तो वो सब अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी नॉन पॉजिटिव, सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लो पूछ लिया, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए। सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। और सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए मतलब 0 चाहिए और पॉजिटिव वाले चाहिए, तो सबसे छोटा 0 ही होगा। इन दोनों का सवाल का सबसे बड़ा पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 आएगा और सबसे छोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी 0 आएगा। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं तो 1 नंबर आपका चल देगा, माइनस में जाओगे। अब चलो देखो अभाज्य संख्याओं का, ये हो गया, मान लो ये आपकी 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सीरीज के कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीरीज का क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे देगा, देखो पहला सीरीज का क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा और आपको अगला क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ठीक है ना, या दूसरा सवाल क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तीसरा सवाल आपको क्या दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा,
नहीं नहीं नहीं, 10 दे देगा, फिर 15 दे देगा, फिर 23 दे देगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, तो तीनों का जवाब बताओ आप, क्या हो जाएगा। तो अगर आप इस सीरीज को देखो तो आपसे ये सवाल आसानी से हो जाएगा। देखो, पहला अभाज्य संख्या है 2, तो यहाँ लिखा है 4, फिर यहाँ 3 तो यहाँ 5, यहाँ 5 तो यहाँ 7, यहाँ 7 तो यहाँ 9। मतलब इसमें 2 जोड़ दो तो ये बनेगा, इसमें 2 जोड़ दो तो ये बनेगा, इसमें 2 जोड़ दो तो ये बनेगा, इसमें 2 जोड़ दो तो ये बनेगा। तो अगला होगा 11, 11 में 2 जोड़ दोगे क्या बनेगा, 13। यही सवाल का जवाब होगा। अगला देखो, 2 की जगह क्या लिखा है, 2 में से 1 घटाओगे 1, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 1 घटाओगे 4, 7 में से 1 घटाओगे 6, तो 11 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 10। बार बार व्यापम एग्जाम में मैंने देखा है इस तरीके का सीरीज बनाते हुए एग्जामिनर को। अब ये देखो, ये 10, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्टार्टिंग के 3 जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, 5 3 8 2 10। फिर बाद के 3 जोड़ो, 5 3 8 7 15। फिर आखिरी के 3 जोड़ो, यहां से जोड़ो 3, 7 5 12, 12 और 11 23। ठीक है, यहां से जोड़ो, फिर यहां से जोड़ लो 3, तो क्या हो जाएगा, 11 11 7 18, 18 और 13 31। इस सवाल का सही जवाब होगा 31। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई करके लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 लिख दिया, फिर 21 लिख दिया, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सीरीज ऐसे ही तो बनाया जाता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में इस तरीके के सीरीज पूछे गए हैं। तो 3 3 का गुणा करके लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, 3 7 21, फिर 11 3 में 33 आ जाएगा। ठीक है, इसी का स्क्वायर करके लिख देगा, 4 लिख देगा, फिर 9 लिख देगा, फिर 25 लिख देगा, फिर 49 लिख देगा, फिर पूछ लेगा। तो यहाँ पे बड़े होशियार लोग हैं, तुरंत बता देंगे, 64 बता देंगे, 81 बता देंगे, कुछ भी बता देते हैं। लेकिन सही जवाब क्या होगा, 121 हो जाएगा। क्यूब करके लिखेगा एग्जामिनर, 8 लिख देगा, 8 के बाद 27 लिख देगा, 27 के बाद 5 का क्यूब 125 लिख देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, 7 का क्यूब लिख देना। ठीक है, 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 7 7 49, 7 9 7 63, हाँ 343, 343 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ देगा तो बता देना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अब ये जो नंबर सिस्टम है, हमने क्लासिफिकेशन संख्याओं का देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकता है वो हमने देख लिया है। तो एक ओवरव्यू सा हम लोगों को समझ में आ गया है कि देखो, मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले बता दिया है कि संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है। ठीक है ना, संख्या क्या होता है। दूसरी बात क्या बता दी है, अंक क्या होता है, अंक क्या होता है, ध्यान से देख लेना पीछे वीडियोज में। ठीक है, दूसरा बात मैंने बताया संख्याओं का प्रकार इनका पूरा बता दिया है आपको कि कहाँ से शुरू होता है। ठीक है ना, संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद तीसरा हमने क्या देख लिया, इनका क्लासिफिकेशन देख लिया, इनका वर्गीकरण देख लिया। इनका क्या देख लिया हमने, वर्गीकरण देख लिया है। क्लासिफिकेशन की मतलब किस तरीके से संख्याओं का नामकरण किया गया है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सारा हमने देख लिया। वर्गीकरण देख लिया, इस पर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने देख लिए कि क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से अगर आप इतनी 2 वीडियोज अगर आप देख लेते हो तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाज्यता का नियम सिखाऊंगा, और हाँ, अच्छे से उसको भी करना है। वो भी बड़े बड़े जो भयंकर एग्जाम होते हैं यूपीएससी वगैरह में, यहाँ से सवाल भाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।